उनके जाने के बाद चार्ली रात को चुपके से उठकर घर से बाहर निकलता है और कार लेकर दोस्तों की पार्टी में जाने लगता है, लेकिन सैम उसे पकड़ लेता है और उसे अपने दोस्त के घर पर छोड़ने के लिए कहता है। आखिरकार चार्ली को उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसे साथ लेकर कार चलाने लगता है। रास्ते में जब कार को हाईवे पर लेने के लिए चार्ली एक हल्का सा स्टॉप लेता है तो एक दूसरे कार वाले की गलती से उनकी कार का एक ट्रक के साथ भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी कार सड़क पर काफी दूर तक पलटती चली जाती है। अब इसके बाद इमरजेंसी मेडिकल वैन के अंदर दिखाया जाता है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर चार्ली की लाइफ लाइन बिल्कुल फ्लैट हो चुकी है, लेकिन एक पैरामेडिक अभी भी उसके पास से नहीं जाता और ऐसा लगता है जैसे उसे किसी चमत्कार की उम्मीद हो। तभी अचानक चार्ली होश में आ जाता है। ये देखकर वो पैरामेडिक ऊपर देखता है और अपने गले में पड़े एक मेडेलियन को चूमता है। अब होश में आते ही चार्ली अपने भाई सैम को देखने लगता है, लेकिन सैम उसके बराबर में ही अब एक लाश के रूप में पड़ा हुआ था। उसे देखकर वो बुरी तरह रोने लगता है और रोते हुए बार बार यही कहता है कि वो अपने भाई को छोड़कर नहीं जा सकता। इसके बाद सैम के फ्यूनरल में दिखाया जाता है कि चार्ली को सैम की बेसबॉल और ग्लव्स उसकी कब्र में डालने के लिए बोला जाता है, लेकिन वो ये चीजें कब्र में डालने की बजाय इन्हें लेकर रोते हुए जंगल की ओर भागना शुरू कर देता है। भागते हुए जंगल में एक जगह जाकर वो गिर जाता है, लेकिन जैसे ही वो सर उठाकर देखता है तो सामने उसका भाई सैम खड़ा होता है, जो कहता है कि वो प्रैक्टिस के लिए लेट आया है। उसे देखकर चार्ली के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उससे वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज से वो रोज शाम का सूरज डूबते ही उससे मिलने आया करेगा। अब 5 साल बाद दिखाया जाता है कि चार्ली उसी कब्रिस्तान में केयर टेकर की नौकरी कर रहा होता है जहां उसके भाई सैम को दफनाया गया था। उस एक्सीडेंट के बाद वो ना तो पढ़ाई के लिए कॉलेज गया और ना ही फिर कभी उसने बोर्ड को हाथ लगाया। उसकी मॉम भी अब यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गई थी, लेकिन चार्ली ने यहीं रहने का फैसला कर लिया था। एक दिन वो सुबह उठकर काम पर जाता है और कब्रिस्तान पहुंचकर दूसरे केयर टेकर एलिस्टर से मिलता है, जो उसका बहुत अच्छा दोस्त भी होता है। आज यहाँ उसे वो लड़की टेस भी मिलती है जो हाई स्कूल के दिनों में उसे पसंद करती थी, और कहीं ना कहीं चार्ली भी ये बात जानता था। वो अपने फादर की कब्र पर लगे फूलों को लेकर एलिस्टर के ऊपर चिल्लाने लगती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर चार्ली के ऊपर पड़ती है तो वो एकदम से शांत हो जाती है। चार्ली उसे कह देता है कि वो उसके फादर की कब्र पर उसकी पसंद के फूल लगा देगा। अब टेस के जाने के बाद जब वो फूल लेकर आता है तो कब्रिस्तान में उसे उसके हाई स्कूल का दोस्त सोलिवन मिलता है, जो सेना में एक बड़ा अफसर बन गया था। चार्ली उससे बात करने लगता है, लेकिन एलिस्टर जब उधर देखता है तो वहाँ उसे चार्ली के अलावा कोई भी दिखाई नहीं देता। दरअसल सोलिवन सेना में मारा गया था और चार्ली को भी बात अच्छी तरह मालूम थी, क्योंकि इस वक्त वो बिल्कुल उसकी कब्र के पास खड़ा था। एलिस्टर के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। चार्ली उसे ऐसे ही अकेले में बातें करते हुए अक्सर दिखाई दे जाता था। अब काम से लौटकर चार्ली बेसबॉल और ग्लव्स उठाता है और शाम का सूरज डूबते ही जंगल की ओर निकल जाता है। हर रोज की तरह यहाँ वो अपने भाई सैम से मिलता है और उसके साथ बेसबॉल की प्रैक्टिस करता है। दोनों भाई काफी सारी बातें भी करते हैं और आखिर में मस्ती करते हुए एक तालाब में कूद जाते हैं, लेकिन तालाब से बाहर सिर्फ चार्ली निकलता है, क्योंकि उनका 1 घंटा पूरा हो चुका था और अब सैम उसके सामने से जा चुका था। अगले दिन एक स्टोर से बाहर निकलते हुए चार्ली को वही पैरामेडिक मिल जाता है जो एक्सीडेंट के वक्त दिखाया गया था। उसका नाम फ्लोरियो फेरेंटे होता है। वो चार्ली को अपने साथ कॉफी पीने के लिए बुलाता है और उसकी पिछले 5 साल की जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसे ये दूसरी जिंदगी किसी खास मकसद के लिए मिली है और वो मकसद उसे कब्रिस्तान में रहकर नजर नहीं आएगा, इसके लिए उसे यहाँ से बाहर निकलना होगा। फ्लोरियो की बातें आज उसे अंदर तक चोट पहुंचाती हैं, क्योंकि चार्ली बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट था और जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकता था, लेकिन वो अपने भाई को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। हालांकि उसे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि उसका भाई अब असली दुनिया का हिस्सा नहीं है, फिर भी सैम के साथ गुजरने वाला 1 घंटा उसके लिए हर चीज से ज्यादा कीमती था। अब वो हार्बर के पास से गुजरता है तो वहाँ उसे वही लड़की टेस कैरोल दिखाई देती है, जो अपनी बोर्ड को एक बहुत बड़े कंपटीशन के लिए तैयार करने में लगी थी। इस कंपटीशन में हिस्सा लेना कभी चार्ली का भी सपना हुआ करता था। वो टेस के लिए खुश होता है और शाम को उसकी न्यूज वाली एक मैगजीन लेकर सैम से मिलने पहुंच जाता है। आज वो सैम से टेस के बारे में काफी बातें करता है। रात को वो हार्बर जाता है और वहाँ खड़ी टेस की बोर्ड की ड्राइंग बनाने लगता है। तभी वहाँ एलिस्टर आकर उसे अपने साथ अपनी एनिवर्सरी पार्टी में ले जाता है। यहाँ उसके हाई स्कूल के 2 क्लासमेट सबके सामने उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। वो कहते हैं कि बोर्डिंग कंपटीशन में हमेशा फर्स्ट आने वाला चार्ली आज भी वहीं का वहीं है। चार्ली को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और वो उनमें से एक को जोर का मुक्का मारकर पार्टी से बाहर निकल जाता है। अब चार्ली फिर से हार्बर जाता है और वहाँ खड़ी टेस की बोर्ड के पास खड़ा होकर अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है, जब वो बोर्ड चलाया करता था। अचानक बोर्ड के अंदर से टेस बाहर निकल कर आ जाती है और हिम्मत करके आज वो दोनों बातें करने लगते हैं। चार्ली के हाथों में अपनी बोर्ड की ड्राइंग देखकर आज वो समझ जाती है कि वो भी उसे पसंद करता है। इसके बाद वो उसकी रेस के लिए गुड लक कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टेस अपनी रेस की प्रैक्टिस के लिए बोर्ड लेकर चल देती है। उसका कोच उसे तूफान का अलर्ट भी देता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती। उसे लगता है कि यही सबसे अच्छा मौका है अपनी बोर्ड को टेस्ट करने का, और वो अपना कम्युनिकेशन डिवाइस बंद करके तूफान की डायरेक्शन में निकल जाती है। इधर शाम को चार्ली सैम से मिलने जाता है। आज बेसबॉल कैच की प्रैक्टिस करते हुए अचानक तेज बारिश आ जाती है और दोनों भाई बारिश के पानी में काफी देर तक मस्ती करते रहते हैं। अगली सुबह वो कब्रिस्तान जाता है और तेज आवाज करके वहाँ से कुछ पक्षियों को भगाने लगता है। इस आवाज से अपने फादर की कब्र के पास बैठकर सो रही टेस घबरा कर उठ जाती है। चार्ली नोटिस करता है कि उसके माथे पर चोट लगी थी और उसे चक्कर भी आ रहे थे। चार्ली उसे अपने साथ अपने कॉटेज ले जाता है और उसकी चोट की सफाई करके कुछ दवाई लगा देता है। टेस उसे बताती है कि वो अपनी बोट के साथ कल रात के तूफान में फंस गई थी। टेस चार्ली से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन चार्ली इस बात को टाल देता है क्योंकि थोड़ी ही देर में उसे सैम से मिलने जाना था। अब टेस यहाँ से जाते हुए कहती है कि वो 6 महीने की इस रेस के बाद ही उससे मिल सकती है। ये सुनकर चार्ली दौड़कर उसके पीछे जाता है और उसे आज रात के डिनर के लिए इनवाइट करके सैम से मिलने चला जाता है। सैम के साथ कैच प्रैक्टिस के बाद रात को वो अपने कॉटेज में टेस के साथ डिनर करता है। टेस उससे यहाँ बॉक्स में रखे कुछ सामान के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि ये सारा सामान उसके भाई सैम का है। इसके बाद बातों बातों में जब वो करीब आने लगते हैं तो टेस कहती है कि उसे अब जाना चाहिए। चार्ली भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता और वो बाहर चली जाती है। इसकी थोड़ी ही देर में उसके दरवाजे पर एक नॉक होती है और अंधेरे जंगल में से टेस की आवाज आती है जो चार्ली से उसे ढूंढने के लिए कह रही थी। इस तरह वो दोनों काफी रात तक आंख में छुरी खेलते रहते हैं और आखिर में जंगल के एक कोने में एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं।
अगली सुबह जंगल में चार्ली की आंख खुलती है तो वो अकेला होता है। वो अपने कॉटेज पहुंचता है तो उसके दरवाजे पर उसे एक पेपर टंगा हुआ मिलता है, जिसके एक तरफ एक बोट का स्केच था और दूसरी ओर लिखा था कि मुझे आकर ढूंढ लो। इसे पढ़कर वो दौड़ता हुआ हार्बर जाता है, जहाँ टेस उसे एक बोट पर बैठी हुई मिलती है। अब चार्ली भी उस बोट पर चढ़ जाता है और 5 साल के लंबे वक्त के बाद आज वो फिर से बोट चलाता है। इससे उसे बहुत खुशी मिलती है और वो इसके लिए टेस का शुक्रिया करता है। टेस यहाँ उसे एक पोएम सुनाती है और बताती है कि ये उसके फादर की फेवरेट पोएम थी। इस तरह वो दोनों शाम तक बातें करते रहते हैं और 5 साल में आज पहली बार चार्ली भूल जाता है कि उसे सैम से भी मिलने जाना है। अब शाम को जैसे ही तोप का गोला छूटता है तो चार्ली एकदम से उठकर जंगल की ओर भागने लगता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुंचता है तो सैम वापस जा रहा होता है। चार्ली उसे आवाज देकर रोकता है तो वो गुस्से में रोते हुए कहता है कि वो उसे भूलता जा रहा है, इसीलिए आज वो लेट आया है। सैम कहता है कि उसके बिना उसे अपना वजूद मिटता हुआ सा लगने लगता है। चार्ली उसे कहता है कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तभी पीछे से टेस आ जाती है, लेकिन उसे चार्ली के अलावा यहाँ कोई दिखाई नहीं देता। वो अब सारी बात समझ जाती है और चार्ली का हाथ पकड़कर कहती है कि हर किसी को एक न एक दिन इस दुनिया से जाना होता है, इसलिए उसे अब सैम को भी जाने देना चाहिए। लेकिन चार्ली उससे अपना हाथ छुड़ाकर कहता है कि वो सैम को नहीं खो सकता और इसके बाद वो सैम के पीछे जंगल में चला जाता है। अगले दिन टेस चार्ली से मिलने जाती है तो रास्ते में उसे अपनी एक फ्रेंड दिखती है। टेस उसे आवाज देती है, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुनती और उसके बराबर से ऐसे निकल जाती है जैसे उसने टेस को देखा ही ना हो। टेस को ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन जब वो एक दुकान के शीशे में देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि शीशे में उसे अपना रिफ्लेक्शन दिख ही नहीं रहा था। इधर एक कैफे में चार्ली अपने दोस्त एलिस्टर के साथ कॉफी पी रहा होता है। तभी टेस के कोच के साथ कुछ पुलिस वाले वहां आते हैं और बताते हैं कि टेस कैरोल समुद्र में अपनी बोट के साथ 3 दिन से लापता है। ये सुनकर चार्ली हैरान रह जाता है और दौड़ता हुआ टेस के फादर की कब्र के पास पहुंचता है। यहाँ टेस उसे उसी हालत में मिलती है जैसे 3 दिन पहले मिली थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि वो मर चुकी है। वो याद करने लगती है कि आखिरी बार उसने केप फ्लैटरी नाम की चट्टान से आती हुई रोशनी देखी थी। चार्ली कहता है कि मरते वक्त सभी को वो तेज रोशनी दिखाई देती है और एक्सीडेंट के वक्त उसने भी उस रोशनी को देखा था। ये बात सुनकर टेस रोने लगती है और धीरे धीरे चार्ली के सामने से ओझल हो जाती है। चार्ली को टेस की मौत का बहुत दुख होता है और वो घर आकर सारी चीजें इधर उधर फेंकने लगता है। इसके बाद शाम को वो फिर से बेसबॉल और ग्लव्स लेकर सैम से मिलने जाता है। वो सैम को टेस की मौत के बारे में बताता है और बस उसी के ख्यालों में खोया रहता है। अब रात को उससे मिलने फ्लोरियो की वाइफ आती है। वो उसे फ्लोरियो की मौत की खबर देती है और कहती है कि वो अपना मेडालियन उसे देना चाहता था। उसके जाने के बाद चार्ली उस मेडालियन को हाथ में लेकर देखने लगता है। इस मेडालियन पर सेंट जूड की तस्वीर थी, जिन्हें मुसीबत और नाउम्मीदी में उम्मीद जगाने वाला सेंट माना जाता है। तभी उसकी नजर नीचे पड़े पेपर के उस टुकड़े पर पड़ती है जिस पर उस रात टेस ने खुद को ढूंढने की बात लिखी थी। चार्ली को अचानक यह एहसास होता है कि टेस अभी मरी नहीं है, बल्कि कोमा में है और कोमा में जाने से पहले शायद वो यही चाहती थी कि काश चार्ली उसे ढूंढने के लिए आ जाए। ये सोचते ही वो दौड़कर एलिस्टर के पास जाता है और वो दोनों टेस के कोच टिंक की बोट लेकर भागने लगते हैं, लेकिन टिंक उन्हें देख लेता है और छलांग लगाकर वो भी बोट पर चढ़ जाता है। जब उसे पता चलता है कि चार्ली बोट को केप फ्लैटरी ले जा रहा है तो वो कहता है कि टेस वहाँ कैसे हो सकती है, क्योंकि वो चट्टान टेस की आखिरी लोकेशन से 20 किलोमीटर दूर है। फिर भी वो दुआ करता है कि चार्ली का अंदाजा सही निकले। अब शाम हो जाती है और जंगल में सैम चार्ली के आने का इंतजार करता रहता है। काफी इंतजार के बाद भी जब वो नहीं आता तो सैम आंखों में आंसू लिए हुए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यहाँ से निकलते ही उसे अपने सामने एक खूबसूरत दुनिया दिखने लगती है, जिसमें उसे चार्ली के साथ बिताया हर लम्हा बिल्कुल साफ दिख रहा था। वो खुश होता हुआ तेजी से उस ओर जाने लगता है और फिर एक तेज रोशनी के साथ गायब हो जाता है। इधर बोट के ऊपर चार्ली भी सैम को बहुत मिस कर रहा होता है। वो उसका नाम लेकर उससे माफी मांगता है कि तभी आसमान में उसे एक टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। चार्ली को लगता है कि उसका भाई सैम टेस को ढूंढने में उसकी मदद कर रहा है। अब वो टिंक से बोट उसी जगह ले जाने के लिए कहता है जहाँ वो टूटता हुआ तारा गिरा था। टिंक को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन इस वक्त वो वही करता है जो चार्ली उसे करने के लिए कहता है। अब रात हो जाती है और दूर से उसे एक रोशनी दिखाई देती है जो केप फ्लैटरी चट्टान पर लगे लाइट हाउस की रोशनी थी। अब उसे टेस के जिंदा होने की उम्मीद और भी ज्यादा लगने लगती है, क्योंकि वो समझ गया था कि टेस ने आखिरी बार इसी रोशनी को देखा होगा, ना कि मौत के वक्त दिखने वाली रोशनी को। अब उस जगह पहुंचकर उन्हें टेस की बोट दिख जाती है जो एक चट्टान से टकराई हुई थी, लेकिन यहाँ समुद्र की लहरें बहुत तेज थी और पानी भी बहुत ठंडा था। इसलिए एलिस्टर चार्ली से मेडिकल हेल्प आने तक इंतजार करने के लिए कहता है, लेकिन चार्ली कहता है कि तब तक बहुत देर हो जाएगी। वो कहता है कि शायद उसे ये दूसरी जिंदगी इसीलिए मिली थी। इतना कहकर वो पानी में कूद जाता है, लेकिन जब बोट के अंदर उसे टेस नहीं मिलती तो फिर वो पानी से निकलकर चट्टान के ऊपर उसे ढूंढने लगता है और यहाँ उसे वो पड़ी हुई मिल जाती है। चार्ली देखता है कि उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, लेकिन उसकी नब्ज अभी भी चल रही थी। इसलिए उसके शरीर को गर्म रखने के लिए वो तुरंत उसे अपने सीने से लगाकर तब तक पड़ा रहता है जब तक एक हेलीकॉप्टर मेडिकल हेल्प के साथ वहाँ नहीं पहुंच जाता। अब चार्ली को अस्पताल के बेड पर होश आता है। होश में आते ही वो एलिस्टर से टेस के बारे में पूछता है। एलिस्टर उसे बताता है कि वो जिंदा है और जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके बाद चार्ली बोट लेकर टेस से मिलने उसके घर जाता है। टेस उसे देखकर खुश हो जाती है और अपनी जिंदगी बचाने के लिए उसका शुक्रिया करती है। अब चार्ली उससे अपनी बोट पर उसे घुमाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसके साथ जाने में झिझकने लगती है। वो कहती है कि जब से वो वापस आई है तब से उसे अजीब से सपने आते हैं जिनमें वो उसके साथ होती है। चार्ली कहता है कि वो सपने नहीं बल्कि उसकी यादें हैं। टेस को उसकी बात समझ में नहीं आती, लेकिन वो अचानक उस पोएट्री को पढ़ने लगता है जो उसे टेस ने ही सुनाई थी और ये भी बताया था कि ये उसके डैड की पसंदीदा पोएट्री थी। चार्ली के मुंह से ये बातें सुनकर वो हैरान रह जाती है और अब वो उसके साथ उसकी बोट में घूमने के लिए चल देती है। इसके बाद शाम को चार्ली जंगल में उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ सैम उससे मिला करता था। वो सैम का नाम लेकर अपना वादा तोड़ने के लिए उससे माफी मांगता है। सैम आज उसकी नजरों के सामने नहीं आता, लेकिन वो उसके पीछे से उससे कहता है कि उसके जाने में ही सबकी भलाई थी और यहाँ वो बिल्कुल ठीक है। चार्ली उससे वादा करता है कि वो दोनों हमेशा भाई ही रहेंगे। इस तरह वो अपने भाई को आखिरी विदाई देकर टेस के साथ वहाँ से